आसन्या फाउंडेशन है, तो डॉक्टर किशोर मानकर और हम लोग जुड़े हैं। तो हम लोग जो ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ने के इच्छुक तो है, लेकिन उनका बैकग्राउंड ऐसे नहीं कि उनको उतना खर्चा वो मतलब ये अफोर्ड कर पाए, तो ऐसे लोगों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं और उनकी जो जितनी भी ट्यूशन फी है हम लोग पे करते हैं। और उसके लिए जो हमारे जो कर्मचारी हैं जो कि अभी जॉब पे है, वो एक एक स्टूडेंट का खर्चा हम लोग 1 साल का हम ये करते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी एक थोड़ा सा अलग प्रकार से देखते हैं, यदि आप उनको पता है कि आप किस कैटेगरी के हैं, तो ये एक थोड़ा सा चलता तो है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें अपने आप को इस कदर मजबूत बनाना है कि दूसरा जो बंदा है वो ये सोचे कि इनको डिस्क्रिमिनेट करते 10 बार सोचेंगे। यदि आप कैपेबल हो, आप अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में, अपने उत्तरदायित्व में भली भांति परिचित वो कर रहे हो, तो दूसरे की किसी उतनी हिम्मत नहीं हो पाती। तो कृषि विश्वविद्यालयों में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको जॉब मिल सकती है, और उसके साथ में जो टेक्निकल कैडर के लोग होते हैं वहाँ पे भी आपको जॉब की संभावनाएं होती है। जय भीम और नमो बुद्धाय सभी को। सबसे पहले तो मैं श्री सोनवने जी और जो हमारा जो सविका इंटरनेशनल मीट है उसके आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने में मिलने के लिए या बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आज के जो भी वक्ता रहे, जिन्होंने हमारे समाज के वर्ग के लोगों को जो भी संबंधित जानकारी देने की कोशिश की। अभी आने वाले समय में और भी कई वक्ता हैं जो कि अपने ओर से अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो मैं जो जैसे बताया गया कि कृषि से संबंधित कुछ बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी भूमिका प्रस्तुत ये करना चाहता हूँ कि बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर डिस्ट्रिक्ट और एक किसान के परिवार में पैदा हुआ था। और ये तब की बात है, हमारा सोशल अवेयरनेस उतना नहीं था, हालांकि कुछ क्षेत्रों में आज भी नहीं है, लेकिन जो इमेंसिपेशन और जो अवेयरनेस है महाराष्ट्र के लोगों में जो शुरुआत हुई थी, और वो ज़माना था, कई सारी जो संगठनाएं इसके ऊपर काम कर रही थी, दलित पैंथर से लेके कई सारे, जो उसका दौर हमने देखा। जब हम पढ़ रहे थे तो मैं नागपुर के कृषि महाविद्यालय में, जो कि सबसे पुराना महाविद्यालय है, वहाँ पे पढ़ने गया। और तब मैंने देखा कि एक हमारे स्टूडेंट्स की एक संगठना हुआ करती है जिसको कि हम रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन कहते थे। तो मैं जब 89 से 93 वहाँ पे पढ़ा, तो जब हम MSc करते तो वहाँ उस समय पे एक प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन का, और उस समय पे हम इलेक्शन भी लड़ते थे, जो भी उस समय पे चलता था। और हम लोगों ने एक देखा कि एक ज़माना था कि हम लोग अपने कैंडिडेट को किस प्रकार से चुन के ला सकते हैं। वो इसीलिए कि हमारा एक रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट के पास में होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है उनको कोई सताए नहीं, उनका ऑपरेशन या डिप्रेशन नहीं होना चाहिए।
तो इसी से चल के हम लोग आगे बढ़ते गए, लोगों के साथ में मिलते गए, विचारों का आदान प्रदान होता गया और हम लोग फिर हमको एक चांस मिल गया और एक अवेयरनेस मिली कि ऐसे कोई संस्था है दिल्ली में जहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो और उसके ऊपर से फेलोशिप भी मिलेगी। तो उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करती थी। मैं और मेरे एक मित्र है डॉक्टर किशोर मानकर, अभी नागपुर में है, वो हेडक्वार्टर पोस्टिंग है उनकी और वे आईएफएस ऑफिसर है। तो हम लोग चले गए वहाँ पे एग्ज़ाम देने के और लकीली हमारा सिलेक्शन भी हो गया। एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने क्रैक कर ली। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करती है जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से सभी लोग जानते हैं, और देश की ये सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है जहाँ पे कृषि के बारे में एजुकेशन और रिसर्च किया जाता है। और जो हमारे जो कदम साहब ने बताया कि कृषि में जो रिवॉल्यूशन है, कृषि क्रांति आई है, उसमें इसी संस्थान का जो हाथ रहा है। तो वहाँ पे पढ़ने चले गए और वहाँ पे भी हमने देखा कि हम तो गिने चुने कुछ विद्यार्थी थे, पूरे देश से कई सारे छात्र वहाँ पे आते हैं। चाहे वो हमने देखा साउथ इंडिया से बहुत सारे आते हैं, तो आंध्रा के लोगों के साथ में संपर्क आया, तमिलनाडु के साथ में संपर्क आया, तो ये एक नेटवर्क बन गया। अब हम तो पास आउट जैसे वैसे हो गए और एक तो हमारा ये ज़रूर था कि उस संस्थान में जब गए तो कुछ ना कुछ मतलब कम से कम साइंटिस्ट तो बन ही जाएंगे, ये तो हमारी गारंटी थी। लेकिन हम लोग ट्राई करते थे कि सिविल सर्विसेज में किस प्रकार से हम क्या क्रैक करें। तो एक हमारे साथ में हमारे काफ़ी सीनियर्स की एक बैच हुआ करती है, वो दूसरे अपने जूनियर्स लोगों को गाइडेंस करते थे और कई सारे हर बैच में से कुछ जो IPS IFS और सभी लोग निकले हैं, अपने अपने की जगह पे सेटल है। अब एक जानकारी में इसलिए यहाँ पे कई सारे बच्चे जो दिख रहे, इसकी भूमिका इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों ने एक फाउंडेशन बनाया है नागपुर में, एक हम चलाते हैं, 2 संस्थाएं, एक आसन्या फाउंडेशन है, आसन्या फाउंडेशन है। तो डॉक्टर किशोर मानकर और हम लोग जुड़े हैं। तो हम लोग जो ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ने के इच्छुक तो है, लेकिन उनका बैकग्राउंड ऐसे नहीं कि उनको उतना खर्चा वो मतलब ये अफोर्ड कर पाए, तो ऐसे लोगों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं और उनकी जो जितनी भी ट्यूशन फी है हम लोग पे करते हैं। और उसके लिए जो हमारे जो कर्मचारी है जो कि अभी जॉब पे है, वो एक स्टूडेंट का खर्चा हम लोग 1 साल का हम ये करते हैं। तो ऐसे कोई भी बच्चे आपके इसमें से हो जो पढ़ना चाहते हैं और आपको फाइनेंशियल क्रंच आता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो लिख सकते हैं। मैं उसका नंबर भी सोनवने साहब को और हमारे जो गौरखेड़े साहब है उनको शेयर करूंगा, ताकि भोपाल के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, वो उस योजना का लाभ ले पाए। इसी के माध्यम से एक दूसरी संस्था हमने एक और स्थापन की है, APEI, उसकी MP ब्रांच भी हमने ओपन की है, एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयज़ इंडिया, APEI। तो उसमें हम लोग एक सोशल मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को जानकारी देते कि आने वाले समय में ये हम लोग इतनी स्कॉलरशिप यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं, और जो भी इच्छुक जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें इसके बारे में लिखे। तो ये हो गई कि जो जिन लोगों का है, तो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं जितना कर सकते हैं अपने लेवल पे, जैसे कि कदम साहब ने सही कहा कि कुछ लोग के जो मतलब हम लोग ऐसे करते हैं कि किसी का कोई उल्लेख हम कभी नहीं करते, एक गुप्तता रखते हैं या ये कॉन्फिडेंशियल हम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सभी लोग अपने प्रकार से करें। मेरा क्षेत्र अलग है। अब जैसे मैं अपने ऊपर आता हूँ, तो मैं साइंटिफिक फील्ड में हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च जो इंदौर में है, भोपाल के पास में 200 किलोमीटर की दूरी पे, और इंदौर ऐसी जगह है जहाँ पे मैं हमेशा मतलब पहले से बचपन से एक एक्सपेक्टेशन रहा कि यहाँ पे जाना चाहिए। वो इसलिए कि महू जो है हमारी जो एक ओरिजिन स्थान है, हमारे लिए पुण्य स्थान है, वहाँ पे हम जाएं। तो वहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे पहली पोस्टिंग मेरी वहीं पे है। तो जब मैं आए यहाँ पे, और चूँकि साइंटिफिक फील्ड है, मैं 96 बैच का ARS ऑफिसर हूँ, और 99 में भी 1-2 साल मैंने एक्सटेंशन लिया था, क्योंकि मैं भी सिविल सर्विस के लिए ट्राई कर रहा था। शायद वो नहीं हो पाया, लेकिन हमने एक सिक्योर कर लेते कि ARS तो बन चुके थे। यहाँ पे आए तो गांव में जाके देखा हमने, और यहाँ के अपने लोगों की स्थिति कैसे, इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो ये देखा है कि वही जो कि एक गांव होता है, गांव के बाहर एक छोटा सा गांव होता है,
वहाँ पे हमारे लोग रहते हैं। तो ये एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन की प्रोसेस तो है, अभी भी है यहाँ पे। और जो आवाज़ महाराष्ट्र में उठी है, या जो एक स्ट्रेंथन मिला है, स्ट्रेंथ है महाराष्ट्र के लोगों में, वो यहाँ पे थोड़ी सी कम है। यहाँ पे ऑपरेशन डिप्रेशन ज़्यादा है। और कई जैसे मैंने ये देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी एक थोड़ा सा अलग प्रकार से देखते हैं, यदि आप उनको पता है कि आप किस कैटेगरी की है। तो ये एक थोड़ा सा चलता तो है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें अपने आप को इस कदर मजबूत बनाना है कि दूसरा जो बंदा है वो ये सोचे कि इनको डिस्क्रिमिनेट करते 10 बार सोचेंगे। यदि आप कैपेबल हो, आप अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में, अपने उत्तरदायित्व में भली भांति परिचित तो वो कर रहे हो, तो दूसरे की किसी उतनी हिम्मत नहीं हो पाती। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई पोस्ट आती है और आप अप्लाई करते हो, तो आप कई बार मैं उसमें इंटरव्यू के तौर पे, इंटरव्यूअर के तौर पे रहता हूँ, और मेरे इसमें तो रहता है और दूसरे इसमें भी इनवाइट करते हैं। तो ये जो ऑडिटोरियम है, अभी 2 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि ये उसी का ऑडिटोरियम है, कृषि विभाग का है और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की है। गौरखेड़े साहब से उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है। मैंने इनको एक सजेस्ट किया था कि ये एक अच्छा एक फैसिलिटी है यहाँ पे, और दोबारा यहाँ पे मुझे आने का मौका मिला। बात करते संक्षिप्त में, क्योंकि कई सारे मैं बोलने के बजाय कुछ लोग अगर पूछना चाहे तो मैं उनसे इंटरेक्ट कर लूँगा इंडिविजुअली। तो एग्रीकल्चर में क्या संभावना है करियर अपॉर्चुनिटी की, 2-3 मिनट में आपसे लूँगा। तो एक एग्रीकल्चर तो हमारा एक पैतृक व्यवसाय रहा है। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं अधिकतर तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और अब जो है कि खेती करते हैं, लैंड फ्रेगमेंटेशन के कारण छोटी छोटी जोत हो गई है, तो वो उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। अब हमें जो दूसरे तरीके भी अपनाने चाहिए, और जो हमारे बच्चों को कई बार जो हम ये बोलते हैं कि जॉब में जाना चाहिए, और पढ़ा लिखा रहे हम लोग, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। अब कई सारे जो है अपने अपनी चॉइस होती है, जिन बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप जाने दीजिए। यदि वो एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते तो वो भी अच्छी बात है, और दूसरे फील्ड भी बहुत सारे हैं। तो एग्रीकल्चर में करियर अपॉर्चुनिटी की क्या संभावना है, उसके बारे में ये है कि एक भारत सरकार का या जो संघीय ढांचा है उसमें कई सारे जो है कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, जो कृषि विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं। जैसे कि एमपी में 2 कृषि विश्वविद्यालय, एक जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और एक अभी अभी जो है ना ग्वालियर में बना है जो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ये 2 कृषि विश्वविद्यालय और भी नए अभी खुलने की जो मध्य प्रदेश शासन ने कुछ अनाउंसमेंट किया है। तो कृषि विश्वविद्यालयों में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको जॉब मिल सकती है, और उसके साथ में जो टेक्निकल कैडर के लोग होते हैं वहाँ पे भी आपको जॉब की संभावनाएं होती है। उसके साथ साथ जो प्रत्येक ज़िले में आपका कृषि विज्ञान केंद्र होता है, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी आपको जॉब की संभावनाएं होती है। और आईसीआर की जो संघीय ढांचा है, तो जिसमें एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड हुआ करता है, ASRB उसको कहते हैं। तो ASRB हर साल एक एग्ज़ाम लेती है, वो कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, ARS, SRF एंड नेट। अगर टॉप मोस्ट आपने अच्छा स्कोर किया तो ARS की पोजीशन मिलती है, जिसमें कि आप साइंटिस्ट बन जाते हो। उससे थोड़ा सा कम मिले तो आपको PhD में एडमिशन मिल जाता है, साथ में सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। और सीनियर रिसर्च फेलोशिप इतनी अच्छी होती है कि आपको घर से किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। मेरे ख्याल से आज की तारीख में 50,000 रुपये पर मंथ के आसपास आपको फेलोशिप मिलती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और उसके साथ में किताबें और बाकी सब खरीदने के लिए कंटिजेंसी वो अलग होती है। और उसके बाद में नेट का सर्टिफिकेट अगर उससे थोड़े से कम मिल जाए तो ये कंबाइंड एग्जाम में मेरिट के हिसाब से आपको होती है। तो तीनों चीज़ों के लिए एग्ज़ाम कॉमन होती है, और उसमें आपको फेलोशिप भी मिल जाती है और नेट का सर्टिफिकेट। नेट के भरोसे पे आप किसी कॉलेज में आप लेक्चरर की नौकरी पा सकते हो। उसके साथ साथ ये जो कृषि विभाग का ऑफिस है, जैसे कि स्टेट इंस्टीट्यूट है, तो हर एक राज्य में अपना अपना कृषि विभाग होता है। वहाँ पे ग्राउंड लेवल तक, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी एक कैडर होता है, मतलब मशीनरी होती है, मतलब
स्टेट लेवल पे डायरेक्टर एग्रीकल्चर, कमिश्नर एग्रीकल्चर होते हैं, उसमें हर एक ज़िले पे उप संचालक कृषि यानी डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, फिर जोनल लेवल पे एसएडीओ, मतलब एक ज़िले में और हर एक गांव में एक मैदानी लेवल का ऑफिसर होता है, आरएईओ इसको कहते हैं। तो कई सारी संभावनाएं उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि एग्रीकल्चर अगर करे तो जॉब नहीं मिलेगा। और उसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप बीएससी एग्री करते हैं, एमएससी एग्री करते हैं, तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गया। एमएससी एटलीस्ट तो करना है, उसके बाद में आपको रास्ते खुलते कि अगर फॉरेन में भी जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। और वहाँ पे बाहर जाने के लिए कई प्रकार की हमारे देश में संस्थाएं, और बाहर की भी जो दूसरे हमारे ओवरसीज़ में जो लोग जो सेटल हुए हैं वो भी कई प्रकार की फेलोशिप देते हैं। तो आप यूएस में जाना चाहिए, कनाडा में जाना चाहिए, यूरोप में जाना चाहिए, और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाना चाहे, वहाँ पे एमएससी के लिए या पीएचडी के लिए आप जा सकते हैं। और ये आपको सपोर्ट करने के लिए हमारी कई सारी संस्थाएं हैं जो कि आपको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेगी। तो ये कई सारी जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में संभावना है। बस आप अगर पढ़ना चाहें, इसके लिए अगर एडमिशन कैसा होता है उसके बारे में एक बात बता दूं। तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट की एक एग्ज़ाम होती है, पीएटी एग्ज़ाम उसको कहते हैं, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। लेकिन सेंट्रल लेवल पे AIEEE होती है, पहले ICAR करती थी, अब इसको क्या NTA करती है अभी इसको। तो सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम NTA के द्वारा होती है। तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो उसके लिए देश में जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जितने भी स्टेट है उनकी, प्लस ICAR की इंस्टीट्यूशंस है, उसमें कई 15% सीट सेंट्रल लेवल पे रिजर्व होती है। अगर वो आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो एडमिशन भी मिलता है, और कई जगह पे आपको बहुत अच्छी सी फेलोशिप भी मिलते हैं, इवन ड्यूरिंग द BSc या ग्रेजुएशन डेज। और MSc के लिए तो है ही, तो वो एग्ज़ाम दे और BSc के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। 4 साल का एक कोर्स होता है, और 4 साल के कोर्स के बाद में आप जो चाहे, यदि आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। और इट इज़ कॉमन एवरीवेयर कि अभी जो गवर्नमेंट के जो है सर्विस है उसमें जो प्राइवेटाइजेशन अधिकतर हो रहा है, तो जो रेगुलर एम्प्लॉय की संख्या कम होती जा रही है। लोग हैं एम्प्लॉय करते, लेकिन अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च फेलो है या सीनियर रिसर्च फेलो है, यंग प्रोफेशनल, इस प्रकार से। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी अच्छी आपको 30,000 35,000 से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ तक का आपको जॉब मिल जाता है। मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर में अगर आप करियर करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। और उसके साथ में अगर कोई एग्रीकल्चर करने के बाद में एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आप करना चाहते हो तो कई सारे संस्थाएं आप स्टार्टअप की एक्टिविटीज़ में हैं। फॉर एग्जांपल अभी सोया राज्य, ये मध्य प्रदेश इसको कहते हैं, और सोयाबीन में बहुत सारे जो प्रोडक्ट आजकल बनते हैं, और सोया मिल्क या सोया टोफू वगैरह और कई सारे प्रोडक्ट हैं, उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। और उसके ऊपर अगर स्वरोजगार का कोई अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे इंदौर में भी मेरे खुद ऑफिस में एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है। वहाँ पे हम लोग 6 महीने का एक प्रशिक्षण देते हैं नॉमिनल फीस के ऊपर, और उसको एक तैयार करते कि टेक्निकल कंप्यूटर्स हम उनको देते हैं ताकि वो अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर सके, और उसको गवर्नमेंट के साथ में टाई अप करके देते हैं, बैंक से लोन मिल जाए बाकी सब चीज़ों के लिए। तो संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखना चाहता। बाकी जिन लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप पर्सनली आके भी मेरे से चर्चा कर सकते हैं। मैं आपके पूरे कार्यक्रम के दौरान मैं यहाँ पे उपस्थित रहूँगा। पुनः एक बार सोनवने साहब और आप सभी को पेशेंट लिसनिंग के लिए और आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।